Hello students, today we are going to start a new chapter of biology. The chapter is environment. आप सबको ये पता ही होगा कि environment क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी हम टेक्निकली इस चैप्टर को कुछ नए टर्म्स और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले environment जो है, environment का मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखना है कि अगर हमारे सराउंडिंग्स हैं, आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है। आपकी सराउंडिंग्स में वाटर आता है, एयर आती है, स्टोन आता है, सनलाइट आती है, फिर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और ह्यूमन बीइंग आते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें सभी जो जीव जंतु हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी जो सराउंडिंग्स में है, हम इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट एन इन्वायरमेंट। तो ये दोनों चीज़ें इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब देखिए, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दोनों जो है इनका इंटरेक्शन होता है। ये आपस में जो है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर सकते बगैर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए हम ये दोनों चीज़ें अगर ठीक होंगी तो हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है चेंज हो रहा है। बाकी एनिमल्स जो है वो स्टेबल है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से क्यों ये सारा चीज़ ह्यूमन बीइंग क्यों कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का दिमाग जो है, जो ब्रेन है, वो हाईली डेवलप्ड है और इस ब्रेन को यूज़ करने के बाद की वजह से इसने बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है वो बहुत आसान कर दी हैं जो टफ थी। जैसे डिस्टेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो डिजीज़ हो गई, इस तरह से रिसर्चेज वगैरह जो है वो चल रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आपको पता है, रोड्स निकले हुए हैं, रोड्स की वजह से फॉरेस्ट तबाह हुआ है, फॉरेस्ट की तबाह से वाइल्ड लाइफ तबाह हुई है। इसी तरह से जो रोड्स निकले हैं तो गाड़ियाँ चलती होंगी तो धुआं निकलेगा। अगर धुआं जब जमा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में तो वो ग्लोबल वार्मिंग बनेगी। तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से पूरे ग्लोब की लाइफ को इफेक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी जो है ये जो चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है ह्यूमन बीइंग। तो हमने ये देखना है कि हमें जब भी कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को जो है अनबैलेंस्ड ना बनाएं। ठीक है, इन्वायरमेंट की सेफ्टी अगर होगी तो फिर ही हमारे ह्यूमन बीइंग की भी सेफ्टी है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट में जब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। आप देखो इन्वायरमेंट ख़राब कैसे होगा। इन्वायरमेंट जो ख़राब होगा वो वेस्ट से होगा। किससे होगा? वेस्ट का मतलब होता है कि जो एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को या हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। ठीक है, जो हमारे यूज़ में नहीं है हम उसको बोलते हैं इट इज़ वेस्ट फॉर अस। अब देखिए, वेस्ट जो है कैन बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। पॉइजनस और लेस पॉइजनस हो सकता है। तो दो तरह के जो है वेस्ट होते हैं फॉर द इन्वायरमेंट।
ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और कम पॉइजनस भी हो सकते हैं और बिल्कुल भी पॉइजनस ना हो सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि जो भी ह्यूमन बीइंग अपने घर में वेस्ट प्रोड्यूस करता है या प्लांट्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी के लिए वो ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन क्या वो जो है इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है या ना पहुंचा रहा है, ये चीज़ हमें इसको स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि जो वेस्ट हमारा होता है एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है कि हम लिखेंगे डिकम्पोजेबल, ठीक है, ये डिकम्पोजेबल होता है। और ये जो है नॉट डिकम्पोजेबल, नॉट डिकम्पोज्ड इजली इन इन्वायरमेंट में इजली जो है डिकम्पोज नहीं होता है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज अपनी बॉडी के का ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज करने से इनको कुछ भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो डिकम्पोज कर भी सकता है। केमिकल लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको भी अच्छी तरह से जो है हम जो ठिकाने लगा देते हैं और वो इन्वायरमेंट को भी हार्म जो है लेस करता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या हम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या उस वेस्ट को ख़त्म कर पा रहे हैं नेचर में या ना कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो उन वेस्ट को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है हमारे पास, जैसे प्लांट्स आते हैं, जैसे डंग आ गया, ठीक है, लीव्स आ गया, तो ये सारा जो पेजेस आ गए, कापी के पेजेस आ गए, इसके बाद वुड आ गया, लकड़ी आ गई कोई, ये सारे के सारे जो है हमारे पास एट्सेट्रा जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्लॉथ आ गए हमारे पास, कपड़े आ गए, कि कोई अगर चूहा मर गया है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका वो जो सारा का सारा क्या है बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल जैसे सपोज मैं बताऊंगा कि ये इन्वायरमेंट को लेस हार्म पहुंचाते हैं अगर हम क्या करें कि अगर ये टाइमली कंज्यूम हो जाए तो टाइमली डिकम्पोज होना इनका ज़रूरी है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो वेस्ट निकलता है वो बहुत सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करते हैं कि हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो कम्युनिटी से बाहर जाकर किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां उनकी बायोडिग्रेडेशन हो। लेकिन अगर हम उसी वेस्ट को वहीं पे नालियों में इकट्ठा होने दे रहे हैं तो वहाँ पे नालियों में क्या होगा, सीमेंट नीचे पक्का है और जब पक्का भी है और उतने में उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को वहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जब तक वो डिकम्पोज होंगे तब तक आते जाते लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इनकन्वीनियंस फील होगा और स्मेल आएगी। इस तरह से वो भी एक तरह का हमारे पास हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पे जो डिजीज़ पैदा होंगे, जो पैथोजेंस पैदा होंगे, उससे कम्युनिटी में बीमारियाँ पैदा होंगी। तो हमें इसको भी क्या करना है, टाइमली डिकम्पोज करने का प्रयास करना चाहिए, फिर ही जो है ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। अदरवाइज हार्मफुल हो भी सकता है। आपने देखा होगा कोई कैटल की डेथ हो जाती है, एक कैटल की डेथ होती है तो उसको फेंक दिया जाता है तो उसकी कितनी गंदी स्मेल आती है और कितने जो है तरह के जो है वेक्टर्स जो वहाँ पे जो है वो बॉर्न होते हैं। और हम ये बताएंगे कि अगर हम इसी तरह से उसको अच्छी तरह से ठिकाने ना लगाया जाए जहाँ पे इनकन्वीनियंस जो है बहुत कम फील हो तो वो हार्म लेस होगा। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो वो हार्मफुल होगा। इसी तरह से मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है, दीज आर द वेस्ट विच आर डिकम्पोज इजिली बाई organisms like fungi and bacteria and they do not reach any harm to the environment. But in case of non-biodegradable waste, these are the waste which are not easily decomposed by the microorganisms like fungi and bacteria and hence they reach harm to our environment. ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जो प्लास्टिक हो गया
प्लास्टिक हो गया, जैसे DDT हो गया, DDT पाउडर जो है बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है बॉल पेन हो गया, पेन्स हो गया, ठीक है, बॉल पेन्स के जो रिफिल हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखोगे, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास की बोटल्स है, इस तरह से जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होती इन्वायरमेंट में। अगर डिकम्पोज नहीं होगी, पॉलीथीन बैग हो गए, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग्स, तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर नॉट इजली डिकम्पोज इन द इन्वायरमेंट एंड हेंस दे आर हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो ये दो तरह के वेस्ट जो है हमारे जो इन्वायरमेंट में होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है हमें देखना होता है कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ फंक्शन कर रही है या सर्वाइवल हो रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इको का मतलब होता है फ्रेंडली एंड सिस्टम का मतलब होता है, आपको पता है सिस्टम तो आप जानते हो। तो फ्रेंडली सिस्टम जो है कहीं एक जगह पे एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में मैं बताऊंगा कि इट इज़ द फंक्शनल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के फंक्शनल यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब फंक्शनल यूनिट जो है हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल सिस्टम बोलेंगे। फंक्शनल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, SURVIVIN, सर्वाइविंग हैप्पीली, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हैं, खुशी खुशी जो है वहाँ पे रह रहे हैं, बिकॉज दे हैव फेवरेबल इन्वायरमेंट इन द सराउंडिंग्स। तो जब फेवरेबल इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, दे लिविंग एंड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक एन इकोसिस्टम, ठीक है, वो क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम जो ह्यूमन बीइंग है, तो जब हमारा इकोसिस्टम होगा तो तभी हमें अच्छा लगेगा। जैसे सपोज अगर मेरा घर है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आसपास पानी बहुत अच्छा है, जो जैसा मुझे चाहिए वैसा पानी है, हवा है, रहने के लिए जगह है, गुंडागर्दी कम है, जहाँ मैं कन्वीनियंस फील कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि ये जगह मेरे लिए रहने के लिए अच्छी है, तो मैं वहाँ पे घर बनाऊँगा, ठीक है। इकोसिस्टम में इसी तरह से एक जंगल है, जंगल में शेर रह रहा है, उस शेर को खाने के लिए भी मिल जाता है शिकार, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करता है, रहने के लिए जगह है, इसी तरह से पेड़ हैं, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ये सारा चीज़ जो है टाइगर को रहने के लिए चाहिए, और अगर उसको वहाँ पे वो मिल जाए तो उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका वो इकोसिस्टम है। इस तरह से एक पॉन्ड की बात करेंगे तो एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड एक इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि पॉन्ड में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग फूड टाइमली, दे हैव जो है प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर इन विच दे कैन स्विम, और दे हैव प्लेसेस वेयर दे कैन हैच देयर एग्स। और इस तरह से जो अंडा उनको वो जो हैच एग करते हैं, दे आर नॉट टारगेटेड बाय द प्रेडेटर्स। जो अंडे देते हैं उनको भी जो है वो प्रेडेटर्स खा ही नहीं रहे, या तो उनको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, इसका मतलब उसकी लाइफ जो है उनकी आगे कंटिन्यू चल रही है। ये सारी की सारी जब चीज़ें होंगी तो इट कम्स अंडर एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है एक इस तरह से सिस्टम इन विच ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट टुगेदर इन ए फ्रेंडली मैनर, एंड जो है these are necessary या essential for the survival of a living organism। तो सो हमें इकोसिस्टम अगर मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। तो सपोज इकोसिस्टम में हमारे पास इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम, एक है बायोटिक
बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। देयर आर टू कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हुआ, लिविंग, ठीक है, और एबायोटिक का मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग चीज़ें जो भी हमारे इकोसिस्टम में हैं तो वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट, और लिविंग जो है वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग में क्या होगा, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके आसपास प्लांट्स हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, लाइफ स्टॉक है। तो ये सारे के सारे जो है, हम जो ग्रास है, जो समझ रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम बायोटिक कंपोनेंट्स में लाते हैं। वाइल्ड लाइफ में आपको पता लग गया, जो भी जानवर हैं, बर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे आसपास हैं। तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, दे विल कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या इनकी वजह से हमें फ़ायदा होता है? हर एक की वजह से हमें फ़ायदा होता है। सपोज प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स हमें प्लांट से क्या मिलता है, फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश एयर मिलती है, हमारे इन्वायरमेंट को कूल रखते हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट्स के हमें फायदे हैं। इसी तरह से डिकम्पोजर्स जो हमारे आसपास हैं, तो डिकम्पोजर्स के भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उनको डिकम्पोज जो है करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे साइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, और फिर से हमें प्लांट्स उगाने में जो है ये हेल्प होगी, क्योंकि उनके लिए मिनरल्स जो है अवेलेबल करेंगे साइल में डिकम्पोजर से। तो डिकम्पोजर्स बहुत बड़ा रोल जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्ले करेंगे। वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट में है वो भी जो है हमारी एक जो है ब्यूटी है हमारे इकोसिस्टम की, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से क्या करता है कि जो जानवर जो है फॉरेस्ट में रहते हैं उनका एक्सक्रीटा होता है, वो साइड की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। फिर किसी जो वहाँ पे जो है फूड चेन के जरिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इससे जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने जाती है, और जो हायर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है उनको कंट्रोल करके उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेक लगा के रखते हैं। इसी तरह से अगर उनकी पॉपुलेशन में चेक करेगा तो वो हमें भी उस तरह से नुकसान कम पहुँचाएंगे, इसी तरह से हमारी क्रॉप्स को नुकसान कम पहुँचाएंगे। तो जब ये सारा का सारा बैलेंस हो पाएगा तो हमारा भी जो है हम समझेंगे कि जो है देयर इज एन इकोसिस्टम। लाइफ स्टॉक तो पता है, लाइफ स्टॉक में सारे आ जाते हैं जो जिनसे मीट, मिल्क, एग्स वगैरह हम जो खाते हैं, तो ये लाइफ स्टॉक जैसे दूध खाना, मीट खाना, ठीक है, ग्रास वगैरह जो है आपको पता है ये फूड इस्तेमाल करते हैं हम अपने लाइफ स्टॉक के लिए। तो सो जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम हवा देखेंगे। हवा जो है हमें साफ सुथरी चाहिए और उसमें ऑक्सीजन रिच हो। तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर, हिमालय के पहाड़ के ऊपर कोई किसी ने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट हमारे हवा में होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये चाहिए होती है। इसके बाद मैं वाटर की बात करूँगा, तो वाटर आपको पता है कि हमारा 70% जो बॉडी का वेट जो है हमारा वाटर से ही है, और 70% जो है से भी ज़्यादा जो है हमारे सेल्स के अंदर जो है 90% तक जो प्लाज्मा जो है वो वाटर से बना हुआ है। तो आपको पता है कि वाटर जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि वाटर तो एक तो रेनफॉल आता है, इसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाते हैं, फिर साइल में जो है वो क्रॉप्स जो है और ग्रास के लिए बहुत ही अच्छा है, फिर हमारे बॉडी को खुद पीने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए, तो बहुत सारे जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर हमारे पास साइल है, साइल की बात करेंगे तो साइल भी जो है हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी साइल होनी चाहिए जो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करे, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स हों, जो साइल जो है हमें जो है क्रॉप्स ये अच्छा दे। तो ये सारी के सारी जो है साइल की प्रॉपर्टी हूँ तो हम बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में अच्छा है। इस तरह से अगर लाइट की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। तो रेडिएंट एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी जो है सोलर रेडिएशन जो है दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज दे हेल्प इन कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस।
तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्लांट कंडक्ट करता है वो सनलाइट में ही होता है। तो अगर वहाँ से प्रोडक्टिविटी होती है, अगर प्रोडक्टिविटी ही बंद हो जाए तो सारा का सारा मटेरियल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से खाएंगे। इसलिए जो भी लाइट है, लाइट जो है के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो साइल के बगैर भी नहीं है, वाटर के बगैर भी नहीं है, एयर के बगैर भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम के। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा देयर आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो है बोलते हैं दे कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर जो है सर्वाइवल। सो दीज टू कंपोनेंट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम के टाइप बताओगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, रिवर इकोसिस्टम आ जाएगा, डेजर्ट का इकोसिस्टम आ जाएगा। कहीं भी फंक्शनल यूनिट हो, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि वहाँ पे लाइफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हो? फंक्शंस का मतलब ये है कि इकोसिस्टम के अंदर जो भी जीव जंतु हैं वो आपस में ग्रोथ भी कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं और कंफर्टेबली वहाँ रह रहे हैं। तो हम उस इकोसिस्टम को एक फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो छोटा से छोटा जो इकोसिस्टम हो सकता है और बहुत बड़ा से बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है। जैसे समुंदर एक इकोसिस्टम है, लेकिन एक छोटा से छोटा पॉन्ड है, उसमें कुछ स्पीशीज रहती हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वो भी एक क्या है, इट इज़ आल्सो एन इकोसिस्टम ऑफ जो है ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैंने बताया कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम जब देखते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे 3 तरह के जो है कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है प्रोड्यूसर्स, दूसरा आता है कंज्यूमर्स और तीसरा आता है decomposers. These are the 3 components of our these are the 3 types of biotic components in an ecosystem. Producers का मतलब है प्लांट्स। ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट हम बोलेंगे। जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्रोड्यूसर्स जो है दे आर द स्टार्टर ऑफ द फूड चेन। फूड चेन यहीं से स्टार्ट होती है और इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो है वो भी हमारा जो है बायोटिक कंपोनेंट्स का एक हिस्सा है। कंज्यूमर्स की बात करेंगे, कंज्यूमर्स होता है जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होता है। कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। और कंज्यूमर्स में देखेंगे हेर्बिवोर्स है, कार्निवोर्स है और ओमनिवोर। देखिए, इसी तरह से हेर्बिवोर्स की बात करेंगे, कार्निवोर्स की बात करेंगे और ओमनिवोर्स की बात करेंगे। तो हेर्बिवोर्स आर ग्रास ईटिंग, इनको क्या बोलेंगे, ग्रास ईटर्स। कार्निवोर्स का मालूम क्या होता है, फ्लैश ईटर्स। एंड ये क्या है, बोथ ग्रास एंड फ्लैश ईटर्स। ठीक है, जो फ्लैश भी खाएं, ग्रास भी खाएं, उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। और जो ऑनली ग्रास खाएं उनको हेर्बिवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश ईटर। हेर्बिवोर्स की एग्जांपल आपको पता है, काऊ हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, जो हमारे जो शीप हो गया, गोट हो गया, ये डियर हो गया, ये हेर्बिवोर्स है। सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट ही खाएं जो वो हेर्बिवोर्स है। कार्निवोर्स होता है जो ऑनली मीट खाए, इसलिए लाइन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया और जो है हमारे इंसेक्ट्स हो गए जैसे वेस्ट्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो है जिसे हमारे पास जो ये क्या है, दे आर कार्निवोर्स। समझ रहे हो? तो कार्निवोर्स, फ्रॉग भी हमारा कार्निवोर्स है, रेप्टाइल्स भी हमारे कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, स्नेक्स भी इसमें आते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, दे आर फ्लैश ईटर्स, बिकॉज ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं या मरे हुआ या जिंदा ही शिकार करते हैं। तो इनके आगे हम देखेंगे कि जो कार्निवोर्स है ये हंटर्स हो सकते हैं, ये जो है ये मरे हुए चीज़ों को खा सकते हैं। ठीक है, जो हम इसको बोलते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? कंज्यूमर से आगे भी बहुत सारे टाइप, स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। स्कैवेंजर्स होता है जो इन्वायरमेंट में कोई मरी गली सारी चीज़ होगी उसको खा रहे हैं। तो इस तरह से कार्निवोर्स इस तरह से हो सकते हैं। और ओमनिवर्स में जो बोथ ये खाए
मीट भी खाए और प्लांट प्रोडक्ट, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग इज एन ओमनिवर, मीट भी खाते हैं और ये प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। इस तरह से क्रो है, कौवा है, वो भी है, जैसे हमारे घर में बिल्ली है, डॉग है, वो भी सारे क्या हैं, दे आर ओमनिवर्स। सो दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर टाइप्स। डिकम्पोजर्स में क्या जाएंगे, सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो सिंपलर डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है फिर साइल में ऐड हो जाते हैं, एंड साइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड एंड हेंस दे help in the recycling of nutrients in an environment, and when they recycle the nutrients, it means the nutrients are made available for the growth of new plants on the site. तो इसलिए they have very important role in our ecosystem, जिनको हम क्या बोलते हैं, decomposers. Even though they are microorganisms, but their role cannot be जो है मिसकैलकुलेटेड, और हम जो इग्नोर नहीं कर सकते इनका रोल, बिकॉज दे आर प्लेइंग वेरी मच जो है इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर इकोसिस्टम, बिकॉज दे आर द ओनली एजेंट्स इन द ऑफ द इकोसिस्टम हु विच cause decomposition and hence cause recycling of the nutrients in the ecosystem. ठीक, तो this is all about my today's lecture. Thank you.